गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नाबम रेबिया जजमेंट। तो ये जब से महाराष्ट्र क्राइसिस न्यूज़ में आया तब से एक स्पेसिफिक जजमेंट 2016 की नाबम रेबिया केस की, अरुणाचल प्रदेश का केस था ये। तो वो जजमेंट जो है वो न्यूज़ में आ गई है। तो ये क्यों न्यूज़ में आई है? क्योंकि स्पीकर की पावर जो है 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ में वो क्वेश्चनेबल हो गई है। ठीक है। तो अब ये क्योंकि टॉपिक न्यूज़ में आया है तो आप इस साल इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में भी, और नेक्स्ट ईयर आप प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हमने किहोतो हुलोहन केस पढ़ा था ना, तो उसी की ही एक तरह से ये नाबम रेबिया जजमेंट जो है वो उसी के ऊपर एक उसकी अपडेट है। तो हमारे लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अब शिवसेना गवर्नमेंट जो है या महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, बट ये जजमेंट जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रही है। तो हम देखते हैं कि ये जजमेंट है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली इंटरिम रिलीफ दिया था उन रिबेल एमएलएज को जिनको डिप्टी स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र जो है उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो इशू यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स जो हैं स्पीकर की या डिप्टी स्पीकर के अंडर 10th शेड्यूल उसके अंदर अनयूजुअली जुडिशली इंटरवेन किया है। जबकि कि हो तो हलोहन केस तो हमने पढ़ा है, उसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी तब तक इंटरवेन नहीं करेगी जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इन केस जो है वो फैसला नहीं लेते हैं। तो अब इसमें जो है जो रिबेल एमएलएज थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपने नाबम रेबिया रूलिंग में खुद ही जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप किस कंटेक्स्ट में जो है वो इंटरफेयर कर सकते हो। वो कंटेक्स्ट यहाँ पर जो है वो एमर्ज हो रहा है। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या टॉपिक है। बैकग्राउंड इसका ये है कि स्पीकर की पोस्ट वेकेंट थी फरवरी 2021 से, और उस रूल 9 ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स के तहत जो है डिप्टी स्पीकर ही जो है वो स्पीकर की ड्यूटीज़ निभा रहे थे। डिप्टी स्पीकर इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में एक बहुत बड़े प्लेयर बनकर सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर ये दिया कि जो रिबेल एमएलएज हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है एटलीस्ट जुलाई 11 तक नहीं की जा सकती। उनको तब तक नोटिस का जवाब देने को टाइम मिल गया। हुआ क्या था कि जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने ये जो 16 एमएलएज थे रिबेल एमएलएज शिवसेना के, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। सिर्फ जो है 48 घंटे का उन्हें टाइम दिया कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए। 48 घंटे के अंदर उन्हें जवाब नहीं दिया तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना है, तो 11 जुलाई तक का टाइम उनको दे दिया है कि रिप्लाई करने का। उसके पहले जो है डिप्टी स्पीकर उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिले कर दिया है। तो स्पीकर की से पहले की रूलिंग्स आपको पता ही है स्पीकर के कंटेक्स्ट में कि हो तो हलोहन केस हमने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें कहा था कि सिर्फ जो फाइनल ऑर्डर होगा स्पीकर का, या इन केस इस केस में आप डिप्टी स्पीकर कह सकते हो उनका, सिर्फ उसी को ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशली रिव्यू कर सकता है। जब तक स्पीकर जो है कोई डिसीजन नहीं लेता तब तक जुडिशली उसमें इंटरवेन नहीं कर सकती एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में। ठीक है। सो नाबम रेबिया वर्सेस बामांग फेलिक्स केस जो है वो अरुणाचल प्रदेश का एक केस था 2016 में। वो उसने इस पूरे किहोतो हलोहन केस की जो है एक अपडेट दे दी उसके ऊपर कि किस केस में कौन सा ऐसा एक्सेप्शन होगी जब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के डिसीजन के अंदर इंटरवेन कर पाएगी। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या थी रूलिंग। तो उसमें उन्होंने बोला कि गवर्नर जो है वो उसको फ्लोर टेस्ट कराना ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उनको कराना ही पड़ेगा, ऑन द वो बाउंड है उसके ऊपर। लेकिन उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल है एक स्पीकर के लिए कि वो किसी भी एमएलए या किसी लेजिस्लेचर को, खासकर चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, तब तक वो उसे डिस्क्वालीफाई अब तब वो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता अगर उसके खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन हो। मतलब जैसे अभी महाराष्ट्र क्राइसिस में हम सिचुएशन देखें तो जो रिबेल एमएलएज हैं उन्होंने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक मोशन निकाल दिया कि हमें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो उनको आप जो है वो डिस्क्वालीफाई करने को, उनको जो है रिमूवल के लिए एक तरह से ये मोशन निकाल दिया। तो अब उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने नाबम रेबिया केस में रूलिंग दी थी कि अगर स्पीकर के खिलाफ ही ये मोशन चल रहा हो नो कॉन्फिडेंस का, तो जब तक वो मोशन जो है वो
आ नहीं जाता असेंबली में या फिर इन केस ऑफ पार्लियामेंट, तब तक जो है स्पीकर किसी भी एमएलए या फिर मतलब एक तरह से कॉम्पोजिशन जो हाउस की है उसको नहीं बदल सकता। ना वो किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ना ही ऑफ कोर्स वो किसी और को तो ला नहीं सकते हैं। तो मतलब कॉम्पोजिशन आपको वही रखनी पड़ेगी जब तक वो मतलब प्रोसीडिंग्स चल रही हैं स्पीकर के रिमूवल की। तो एक तरह से जो डिफेक्शन करना चाहते हैं लेजिस्लेटर्स या एमएलए, उनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलगी कि आपको अगर डिफेक्ट करना हो और आपको बचना हो एंटी डिफेक्शन लॉ से, तो पहले आप क्या करो, स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आओ, स्पीकर के रिमूवल की प्रोसीडिंग्स आप ले आओ। उसके बाद आप जो है अपना पार्टी बदल सकते हो, या आप अपना जो है वो जो भी चेंज आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर उस क्योंकि तब क्या होगा कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है आपको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसके खिलाफ एक तरह से रिमूवल की प्रोसीडिंग्स ला चुके हो। तो ये सेम यही महाराष्ट्र के केस में हुआ है। महाराष्ट्र केस में जो है डिप्टी स्पीकर को पहले उन्होंने निकालने के लिए रिमूवल के लिए नोटिस लगा दिया था, ताकि जो है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है उनको डिस्क्वालीफाई ना कर पाए। ठीक है, तो प्रोसीजर अब जो है नाबम रेबिया जजमेंट के बाद प्रोसीजर क्या हो चुका है कि आर्टिकल 179 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ असेंबली। ठीक है, और कम से कम 14 दिन पहले का नोटिस देना है आपको। अब ये ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली का मतलब क्या हुआ कि जब नोटिस दिया गया है उस समय जो कॉम्पोजिशन थी हाउस की, वही लोग वोट करेंगे रिमूवल ऑफ द स्पीकर में। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि रिमूवल ऑफ द स्पीकर के लिए आपने नोटिस लगा दिया है और उसके बाद स्पीकर ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया कि कुछ एमएलएस को स्पूरियस ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर दिया, ताकि वो वोट जो है उसको मैनिपुलेट कर पाए। तो यही सेम पोजीशन को जो है नाबम रेबिया जजमेंट के बाद अपडेट किया गया है, और इसमें कहा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ असेंबली वही रहेगी एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर, जब उसकी मोशन असेंबली में चल रही होगी, रिमूवल के ऊपर वोटिंग चल रही होगी, तो वही कॉम्पोजिशन रहेगी असेंबली की जो नोटिस देने के टाइम पर थी। ठीक है, तो इसी ये नाबम रेबिया के बाद ही जो है अपडेट किया गया एक तरह से, और जो है इसी प्रोविजन का फ़ायदा उठाते हुए रिबेल एमएलएस जो हैं उन्होंने शिवसेना के वहाँ पर सरकार एक तरह से गिरा दी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैमकोवैक 19। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इंडिया की पहली mRNA वैक्सीन जैमकोवैक 19, इसको जो है वो अप्रूवल दे दिया है। पुणे बेस्ड जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स ने इस वैक्सीन को बनाया है। तो CDSO ने ऑलरेडी जो है लाइसेंस दे दिया था मैन्युफैक्चर करने के लिए और सेल करने के लिए, और 70 लाख डोजेज जो हैं वो अपने रिस्क पर जेनोवा ने बना दी थी। ठीक है, सो अब जो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन भी मिल गया है। इस वैक्सीन को आप जनरली जो आपकी mRNA वैक्सीन होती है उनको एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन जो जैमकोवैक है वो 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह रही है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, क्योंकि इसको फिर हम कंट्री वाइड बहुत अच्छे तरीके से एग्जिस्टिंग रेफ्रिजरेशन सप्लाई चेन सिस्टम से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब इसको हम प्लान ये है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी अडल्ट हैं उनको 2 डोजेज़ दी जाएंगी 28 दिन के गैप के अंदर। ठीक है, सो अब mRNA वैक्सीन क्या होती है? ये नॉन इन्फेक्शियस नॉन इंटीग्रेटिंग होती है, और ये नॉर्मल आपके सेलुलर मैकेनिज्म्स के से ही जो है वो डिग्रेड की जा सकती है। बहुत ही एफिकेशियस होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी जो है टू ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन स्ट्रक्चर इन साइड सेल साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत वो मतलब इसके इनहेरेंट होता है, इसको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ही जो है mRNA वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है, फुली सिंथेटिक है, इसको कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए, और इसलिए इसको जो है हम क्विकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अब इस वैक्सीन के बारे में देखते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो बिराक है, उन्होंने इनको सपोर्ट किया था इस वैक्सीन को बनाने के लिए। मिशन कोविड सुरक्षा हमारा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंदर बहुत सारी वैक्सीन कंपनीज़ को सपोर्ट किया जा रहा था। उसमें से एक ये जैमकोवैक भी थी। इसको पहले नाम हमने डिस्कस भी किया है वो अपने प्रीलिम्स बूस्टर में कि HGC019 इसका नाम था पहले, बट ऑफ कोर्स इसको जो है चेंज करके जो है इसका नाम अब जैमकोवैक 19 कर दिया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयरीना। तो यूनियन कैबिनेट ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जो है वो रिव्यू किया है, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और आयरीना जो है उन्होंने 2022 में जनवरी 2022 में साइन किया है।
तो इस एग्रीमेंट का पर्पज़ ये है कि इंडिया के जो ट्रांजिशन है, एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स को सपोर्ट किया जा सके, नॉलेज शेयरिंग की जा सके, और इंडिया ने जो टारगेट रखा है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी बाय 2030, उसको उस टारगेट को अचीव किया जा सके। ठीक है। सो अब आयरीना क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने में जो है वो कंट्रीज़ की हेल्प करती है। पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सक्लूसिवली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस रख रही है। 2009 में इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मास्दर सिटी अबू धाबी में है और ये एक ऑफिशियल यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर भी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूनियन कैबिनेट ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगराइजेशन देने का जो है वो फैसला किया है। तो इसके साथ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट भी जो है वो CDRI के साथ साइन कर लिया गया है। अब होगा क्या कि यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट 1947 के अंडर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिविलेजेस दी जाती हैं वो सेम प्रिविलेजेस अब CDRI को मिलेंगी। तो इससे होगा क्या कि जो CDRI है वो एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सोना बन जाएगा और जो सारी प्रिविलेजेस जो हैं जैसे UN के बॉडीज़ को मिलती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलती हैं, वो सारी प्रिविलेजेस CDRI के स्टाफ को या CDRI को भी मिलेंगी। तो अब इसका बैकग्राउंड ये है कि 2019 अगस्त 2019 में CDRI और उसका सेक्रेटरीट को न्यू दिल्ली में बनाने का यूनियन कैबिनेट ने प्रपोजल रखा था, अप्रूवल दिया था। फिर जब सितंबर 2019 में PM मोदी यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट में गए थे तो वहाँ पर ये अनाउंस किया गया था ये इनिशिएटिव। इसमें नेशनल गवर्नमेंट्स, UN एजेंसीज, प्रोग्राम्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिक और अलग अदर नॉलेज इंस्टीट्यूशंस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे जो है पार्टनर कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऐसा रोबस्ट और रिजिलियंट बना रहे हैं ताकि वो डिजास्टर्स को विथस्टैंड कर सके। ठीक है। 31 कंट्रीज, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो एज मेंबर ऑफ CDRI ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हर्मिट स्पाईवेयर। तो लुकआउट नाम की एक क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी ने इस न्यू स्पाईवेयर को जो है, हर्मिट नाम के स्पाईवेयर को जो है वो डिस्कवर किया है। तो ये एक कमर्शियल स्पाईवेयर है। गवर्नमेंट्स जो है इसको कज़ाकिस्तान, इटली, नॉर्दर्न सीरिया में यूज़ कर रही थी। तो इसको सबसे पहली बार कज़ाकिस्तान में अप्रैल 2022 में डिटेक्ट किया गया, जहाँ गवर्नमेंट ने वायलेंटली सप्रेस किए वो प्रोटेस्ट जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ हो रहे थे। तो ये एक मॉड्यूलर स्पाईवेयर है। ये अपनी मैलिशियस कैपेबिलिटीज़ को पैकेजेस में छुपाता है। तो होता क्या है कि आपको एक ऐसा लिंक आएगा, समझ लो फ़ोन पर, जो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये एक्चुअली में एक ब्रांड है। ठीक है, समझ लो, आपको एग्जांपल देते हैं। तो आपको एक सैमसंग का समझ लो लिंक आया, तो वो लिंक आपको देखने में और उसकी वेबसाइट को देखने में मुझे आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि एक्चुअली में सैमसंग है। ठीक है, बट वो लिंक जो है वो एक्चुअली में क्या कर रहा होगा, पीछे से छुप कर आपके पूरे उसमें फ़ोन में एक पैकेज डाउनलोड कर रहा होगा हर्मिट स्पाईवेयर का। वंस ये पैकेज डाउनलोड हो जाता है तो ये आपके डिवाइस का रूट एक्सेस ले लेगा। ठीक है, मतलब आपके डिवाइस का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा, ओनर बन जाएगा पीछे से। आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करना, फ़ोन कॉल्स को रीडायरेक्ट करना, किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट करना, चाहे कॉल लॉग हो, कॉन्टैक्ट्स हो, फोटोज़ हो, डिवाइस लोकेशन हो, SMS मैसेजेस हो, ये सब कुछ कर पाएगा बिकॉज वो आपके फ़ोन का एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आपके फ़ोन का रूट एक्सेस उसे मिल चुका है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Nabam Rebia judgment. So this judgment has come into picture because of this recent Maharashtra crisis. So actually this judgment relates to the power of the speaker, or in this case deputy speaker, with respect to anti-defection law. And we already studied that in Kyoto Holohan case, the Supreme Court had said that the judiciary cannot review or the judicial review of the decision of speaker under anti-defection law cannot happen until or unless the speaker has made its decision. Okay, so until the speaker is making a decision on disqualifying any member of the house for violating the anti-defection law, the Supreme Court or any other court for that matter cannot intervene or cannot review that decision. So the speaker has an option to indefinitely suspend that or to indefinitely carry on not taking the decision against the MLAs. Okay, if it suits its political objective. So what is the issue, why we are discussing it? So this topic is very important, I'm telling you.
for your mains exam also, and also for your prelims exam. So because this Nabam Rabia judgment is an upgrade over the Qujoto Holohan case, so this is a very so what has happened is that Supreme Court has intervened unusually, and otherwise, that Supreme Court cannot intervene in that until the speaker or deputy speaker has made a decision under anti-defection law. But this time it has intervened uh, against the decision of the speaker. Why? Because the advocate who was appearing for Shiv Sena rebel MLAs referred to this 2016 Nabam Rabia judgment. So this judgment, so the advocate argued that under Nabam Rabia judgment, you have yourself, the Supreme Court has itself said that speaker cannot decide on disqualification of MLAs in case his or her own removal is pending in the assembly or on the floor of the house. So this is exactly the crux of this judgment, but let us see it in detail. Okay, so what has happened is, this is the background of the political crisis that has come up in Maharashtra. Of course, the government has resigned, the CM has resigned last night, but we have to see what is the background of this. So actually, the post of Assembly Speaker fell vacant in February 2021. As per the Rule 9 of Maharashtra Legislative Assembly Rules of 1960, Deputy Speaker is discharging the duties of the Speaker in case of absence of Speaker. Okay, so that's why the Deputy Speaker has become a key player in this political drama which is playing out in the state. So what happened is that the deputy speaker disqualified 16 of the rebel MLAs by just giving them 2-day notice as to why he should not disqualify those MLAs. So Supreme Court has extended that time frame. Now the Supreme Court has said that you should give them time until July 11 to reply to their disqualification notice. So it is basically this interim order of Supreme Court is basically giving them these rebel MLAs more time to reply. And this in case there was a floor test, then it would have given them an edge over deputy speaker's ruling, because they would these otherwise disqualified MLAs would have a voting power in the assembly, or the floor of the house. So you know that speaker's power under 10th schedule are mentioned, and it is beyond judicial review. Only the speaker, once the speaker has made a decision, only then the judicial review can happen. So this was of course outlined in Qujoto Holohan case of 1992. So this Supreme Court upheld that we will only intervene once the final order of speaker has been made under the anti-defection law. And there was an upgrade of this decision also. So in 2016, a constitutional crisis in Arunachal Pradesh emerged, and under this Nabam Rabia judgment, Supreme Court ruled that in case the notice for removal of speaker or deputy speaker has been given, at least 14 days should be there. This notice should have at least 14 days time should be given for the removal of the speaker or deputy speaker. Until that notice period is once the notice period has been served for the removal of speaker or deputy speaker, the concerned speaker or deputy speaker cannot disqualify any of the sitting MLAs. Okay, so this is what is the ruling of Nabam Rabia judgment. So it is constitutionally impermissible for a speaker to proceed with disqualification proceedings against any MLA in case a no confidence motion against himself is pending in the floor of the house. So this is providing a window of opportunity to the defecting MLAs. So in this Maharashtra what has happened is that what the rebel MLAs did is that they served a removal notice of deputy speaker in that case, because he was playing the part of speaker. So the rebel MLAs laid out the removal notice of the speaker, and then what happened is that the speaker, of course the deputy speaker in this case, the speaker disqualified these MLAs. So the MLAs are saying that because we have already given you the removal notice, you cannot disqualify us because of this Nabam Rabia judgment. Okay, so this provides a window of opportunity for the defecting MLAs in case they want to defect and they want
they want to ensure that speaker does not disqualify them under the anti-defection law. So this Nabam Rabia judgment was providing a window of opportunity to them. Okay, so what is the procedure for removal of speaker? So under Article 179 of the Constitution, the speaker or deputy speaker can be removed by the majority of all the then members of the assembly. So what this particular phrase or what this particular term means, it means that once, of course, this the MLA serve the removal notice of the speaker. Let's say on that very day, the house strength was 250. Okay, so once the removal notice has been given to the speaker, there will have to be a vote on that notice in the house. So until that period, until from the date of giving notice to for the removal of speaker to the date of actual voting, in between that period, speaker cannot change the composition of house by arbitrarily or even by any other matter removing the any MLA. Okay, so the composition of that house will remain the same as from the start of the notice period to the voting of for removal. Okay, so this is the procedure of removal of speaker, and this has become the basis of this Nabam Rabia judgment, and which is providing a window of opportunity to defecting MLAs to circumvent the 10th schedule. Okay, so the next topic is Gemcovac 19. So recently DCGI has given approval to the 2-dose mRNA vaccine, which is the first homegrown mRNA vaccine of India, and its name is Gemcovac 19. It has been developed by Pune-based Genova Biopharmaceuticals. So Genova already had this CDSO license to manufacture and sell vaccines, and they have already produced 70 lakh doses of this vaccine at risk. But now they have now received this emergency use authorization, and generally, the mRNA vaccines need to be stored and distributed at extremely low temperatures. But this Gemcovac 19 is different because it remains stable at 2 degree to 8 degrees Celsius also, which means that it can be distributed across the country using the existing refrigeration supply chain system. So it will be administered to all the adults over the age of 18 years, and 2 doses will be given intramuscularly within the period of 28 days. So what is an mRNA vaccine? So it's a non-infectious, non-integrated vaccine, and it can be degraded by standard cellular mechanisms. They are highly efficacious because they have an inherent capability of being translated into a protein structure inside the cell cytoplasm. Okay, so what otherwise happens is that once you inject an inactivated virus, it will take time to translate into the protein structure and it will basically take time to respond. But when you are directly injecting the mRNA, it will translate into the protein structure into the cell or into the cell cytoplasm very effectively, because you have gone to the depth of the cell structure, and these vaccines are fully synthetic and they do not require a host for the growth, so they can be quickly manufactured inexpensively. Otherwise, when you are having a virus-based vaccine or inactivated virus-based vaccine, you need a host to grow that particular virus before you make it on a large scale. Otherwise, these mRNA vaccines are very quick to manufacture because they do not require any host for growth. So this Gemcovac 19, earlier it was of course called HGC019. We already discussed about it, I think, in 2021 only, and this vaccine was also supported by Department of Biotechnology's BIRAC. So we had this mission COVID Suraksha, the Indian government's initiative to support vaccine development across the country. So according to this mission, the government of India was providing support to all the vaccine manufacturers who were developing COVID-19 vaccine. So this Gemcovac has also received funding from the government for that part. So the next topic is IRENA. So Union Cabinet has been apprised of a strategic partnership agreement that has been signed between Ministry of New and Renewable Energy and the IRENA, that is the International Renewable Energy Agency. So this agreement was signed in 2022 January. The aim of this agreement is to help India in its energy transition efforts, because we have an ambitious target of realizing 500 gigawatts of installed non-fossil fuel electricity by the year 2030. So this agreement will help us to drive that transition.
So what is IRENA? IRENA is an international intergovernmental organization. It aims to promote adoption and sustainable use of renewable energy. So it is the first and only first international organization to focus exclusively on renewable energy. It was founded in 2009 and its headquarters is in Masdar city of Abu Dhabi. It is also an official observer of the United Nations. So the next topic is CDRI, or the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. So Union Cabinet has approved the categorization of CDRI as an international organization and also signed an agreement for the headquarters of CDRI. So after this categorization of an international organization, the CDRI will enjoy all the privileges and exemptions, immunities, etc. under the United Nations Privileges and Immunities Act of 1947. So it will provide it a legal, international legal and independent persona, and it will be able to effectively discharge its functions. It will be able to enter into contract with other countries or organizations on its own, because it will be an international organization now. So what is the background? So actually in 2019 August, the cabinet had approved the setting up of CDRI with its secretariat in New Delhi. Later on in the next month, in September 2019, Prime Minister of India during the United Nations Climate Action Summit launched this initiative at New York. So it is a global partnership of national governments, UN agencies, programs, multilateral development banks and financing mechanisms, private sector, academic and knowledge institution. So it is not creating any new infrastructure in any country or member country, but it is working towards making the existing and upcoming infrastructure disaster resilient. Okay, so it will be this infrastructure will be able to withstand natural disasters. So this is what CDRI is assisting to the member states. So currently 31 countries, 6 international organizations and 2 private sector organizations have joined the as members of CDRI. So the next topic is Hermit spyware. So Lookout is a cloud-based security company, and they have found a new spyware called Hermit, which is able to affect both Android and iOS devices. So it's a commercial spyware which was used by the governments in Kazakhstan, Italy, and Northern Syria. So actually, it was first detected in Kazakhstan during April 2022, when the government was violently suppressing protests against government policies. So it's a modular spyware, and it hides itself in malicious packages. So what happens is that you will receive also the target upon whose mobile phone or device this Hermit spyware has to be installed. That concerned person would receive a link, and that would be mimicking the original brand. So I was giving you an example that if you are a target of this Hermit spyware, you will receive a link, let's say, of Samsung, and when you see that link, it would actually look like Samsung's web page. But what would be happening is that it will be downloading in the background a spyware package, and it will get installed on your phone or your device, and it will get a root access to your device. So once it gets the root access, it will become the owner of your device. It will be able to record your audio, make or redirect phone calls, collect any data like call logs, contacts, photos, device location, or SMS messages. So because it becomes the owner of the device, it has the root access of the device, so it will be able to perform any function without even you knowing that it is doing the so. Okay, so this is what is Hermit spyware. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.